सरकार ने आबकारी मसले में अर्थात शराब के व्यापार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की और इरादतन भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को लाभान्वित होने का मौका मिला। इस संदर्भ में जो कार्रवाई की गई वह भी सीबीआई ने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाकायदे सीबीआई को अनुशंसा की थी और उपराज्यपाल ने भी जो ये अनुशंसा की थी वो दिल्ली के ही मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी जांच में ये पाया था कि तकरीबन 1.5 साल पहले दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में अपने स्तर पर परिवर्तन किया और अपने स्तर पर परिवर्तन करके न केवल सरकार को घाटा पहुंचाया बल्कि कुछ व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम भी किया। आरोप तो इस हद तक गंभीर लगाया गया है कि इस पूरे लेन देन के माध्यम से बड़े पैमाने पर राशि जुटाई गई और उस राशि का उपयोग पंजाब में चुनाव के संदर्भ में किया गया। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि जिस राजनीतिक दल के संदर्भ में दावा था उस दल के निर्माताओं का कि वह शुचिता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे, जिस दल के संदर्भ में देश ने उम्मीद देखी थी कि शायद अब भारत की राजनीति में ईमानदारी आचरण में दिखेगी, वो राजनीतिक दल की साख दांव पर लग गई है। पहले सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मसले में दिल्ली सरकार के मंत्री होते हुए जेल में है और अब मनीष सिसोदिया ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें पूरा अंदेशा है कि अगले 3-4 दिन में उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पूरे मसले को सियासी बता रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ये जांच करते रहे हैं, उसमें कुछ नहीं निकला है, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। कांग्रेस इस मसले पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। उसका कहना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार तीनों को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और हमारा विषय इसीलिए है कि निशाने पर आओ आप, दांव पर साख। तो क्या वाकई साख दांव पर है और निशाने पर जो आम आदमी पार्टी है इरादतन है या अपने कर्मों के चलते है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस राजनीतिक विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान नेता राम मनोहर लोहिया का दिया हुआ। उन्होंने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह बात तकरीबन 50-55 साल पहले कही थी। तो हम आज के समय को लेकर इतना परेशान ना हो। भारत की राजनीति में इस प्रकार के आचरण को लेकर शिकायत 5 दशक पहले ही दर्ज की गई थी। अफसोस आप इस बात पर ही कर सकते हैं कि 5 दशक बाद भी उसमें कोई सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे। इस बात को जहन में रखते हैं, इस बात की पीड़ा के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नेहा शालिनी दुआ जी मौजूद हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी जो निशाने पर है और जिसका कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी बात रखने के लिए प्रेम चौहान जी हैं और इन तीनों के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 बयान साझा करना चाहते हैं। एक, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का, दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप में निशाने पर आए मनीष सिसोदिया। इन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा और देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। सुने ये तीनों नेता कह क्या रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे।
हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होके रहेगा। आम आदमी पार्टी के काम का पैमाना, भ्रष्ट नेता, गली गली महखाना, और ये महखाने के भ्रष्टाचार की बू आज देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब के घोटाले की बू देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के दोनों शीर्षस्थ नेता कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा, हेल्थ के क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मसला यह है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले को लेकर कार्रवाई नहीं है, ये हेल्थ के सेक्टर में भी भ्रष्टाचार के आरोप के संदर्भ में कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई शराब के संदर्भ में और दलील ये दी जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कुछ भी हुआ है वो शिक्षा और हेल्थ में काम करने के कारण हुआ है। दूसरा जो मसला है वो अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि शराब की बू हर तरफ महसूस की जा रही है और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मसला साफ तौर पर सामने आ गया है। मेरे साथ में प्रेम चौहान जी हैं। प्रेम चौहान जी, आपसे जानना चाहता हूं, साफ तौर पर मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के रिपोर्ट दे रहे हैं, गड़बड़ हुई। उपराज्यपाल उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कार्रवाई के लिए सीबीआई के पास भेज रहे हैं। सीबीआई जांच के आधार पर उसमें गड़बड़ियों को रेखांकित कर रही है अपनी एफआईआर में और फिर कार्रवाई कर रही है। शराब के मसले पर कार्रवाई है, शराब के मसले पर सवाल है और ढाल के तौर पर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्वीर, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में काम, हेल्थ के क्षेत्र में काम, ये बता रहे हैं। शराब के गोलमाल के संदर्भ में क्यों चुप हो जा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि मुख्य सचिव ने क्या रिपोर्ट दी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी इंट्रो दिया आम आदमी पार्टी का कि 1 बार 2 बार 3 बार दिल्ली की जनता अगर चुन के भेज रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से चुन के भेज रही है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर काम कर रही है। भाजपा के कहने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रही बात पंजाब की कि पंजाब में पैसा इस्तेमाल किया गया, पंजाब से पहले ये शराब नीति आ चुकी थी, इंप्लीमेंट हो चुकी थी, तो अगर ऐसा कुछ होता तो पंजाब में जरूर इसके परिणाम आते, लेकिन परिणाम जो है बिल्कुल आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं। एक बात। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जी अभी कुछ बात कह रहे थे, हाव भाव उड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया जी के, तो हाव भाव तो दिख रहे थे उनके चेहरे से कि वो मुझे लग रहा था अब रोए या अब रोए, इस तरह की हालात उनके थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं और ये लोग जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, इनसे नहीं निपट पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी की कि बाकी पूरे परिवारवाद उन्हें नजर आता है पूरे देश में, लेकिन अनुराग ठाकुर का परिवारवाद उन्हें नजर नहीं आता है, पंकज सिंह का परिवारवाद उन्हें नजर नहीं आता है। रही बात मुख्य सचिव की, मुख्य सचिव की मैं बात बता दूं कि अगर मुख्य सचिव ने कोई रिपोर्ट बनाई, हो सकता है उसमें उन्हें कोई नजर आया हो, लेकिन जब हम बार बार कह रहे हैं कि 48 घंटे पहले माननीय जो हमारे उपराज्यपाल थे अनिल बैजल जी, उन्होंने 48 घंटे पहले किसके दबाव में वो फैसला लिया जो 48 घंटे पहले जो लिया था कि अनऑथराइज कॉलोनी में आप नहीं खोल पाओगे, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 40% एरिया दिल्ली का जो उसमें हम जो दारू के ठेके खुलने थे वो नहीं खुल पाए, जिसके कारण इतना सारा लॉस हुआ। तो जांच तो वो भी होनी चाहिए। तो जब 31 जगह छापा लगा था तो मुझे लगा 2 जगह और लग जाना चाहिए था, एक एलजी हाउस पर और दूसरा अनिल बैजल के घर पर। तो मुझे लगता है शायद कुछ अच्छा लगता है कि एक बराबर का तो कुछ नजर आता है कि हाँ भाई ये तो अच्छी जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच चल रही है, लेकिन ये जांच दारू की है ही नहीं, ये शराब नीति की है ही नहीं। ये जांच अगर शराब नीति की होती तो गुजरात से शुरू होती, क्योंकि गुजरात में लोग मरे हैं दारू पी के। अगर जांच होती तो बिहार में भी बिकती है दारू, वहां से शुरू होती। तो जांच शराब नीति तो है ही नहीं, शराब नीति नहीं है, मात्र इन्हें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नाम की जो आंधी है
जो गुजरात में जाके इनको उनके घर में जाके इन्हें चौंका रहे हैं, वहां पे दिख रहा है जन समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। लेकिन मैं साफ कर दूं एक बात, अगर अरविंद केजरीवाल को रोकना है तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम करना प्रेम पड़ेगा। चौहान जी, बोलना अलग बात और करके दिखाना अलग बात। अगर नीति वाकई इतनी अच्छी थी, नीति इतनी ही शानदार थी, नीति इसलिए दिल्ली के हित में थी, तो एक जांच के संदर्भ में अनुशंसा क्या हुई? आप भीगी बिल्ली बन गए। यहां पर बता रहे हैं हम भगत सिंह की संतान हैं, डरते नहीं है। इतनी अच्छी पॉलिसी थी, वापस क्यों ले ली? सवाल है। आप तो लड़ने वाले लोग हैं, जूझने वाले लोग हैं, पूरी दिल्ली को ठप कर देने वाले लोग हैं। एक जांच की अनुशंसा हुई, तुरंत अपनी अच्छी नीति पर रोल बैक कर गए। सवाल है। दूसरा, एफआईआर ये बता रही है कि आपने नियमों का पालन किए बगैर नियमों को बदल दिया। आपको कैबिनेट से मंजूरी लेनी थी, उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी थी, तब ये नीतिगत बदलाव कानून के दायरे में था। क्यों आप डर गए कैबिनेट में ले जाने, अपनी कैबिनेट में ले जाने और उपराज्यपाल से उसकी अनुमति लेने? दो के सवाल है। फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए, इसमें ऐसा कुछ कैबिनेट का तो कोई ऐसा मतलब बहुत लंबा चौड़ा है नहीं। कैबिनेट दिल्ली सरकार की है, अरविंद केजरीवाल के उनके मंत्री हैं उसमें, तो कैबिनेट में ले जाने से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई फाइल पास ही नहीं होती बिना एलजी के। ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है कि एलजी के पास भेजी नहीं गई थी। बिना एलजी के कोई दिल्ली में फाइल पास नहीं होती है। तो ये बोलना एक तरफ से बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है कि वो एलजी के पास नहीं गई थी। एलजी के पास गई थी, बाकायदा वाली पॉलिसी अच्छी थी। इसलिए अच्छी थी ये पॉलिसी, और वापस इसलिए ली गई वो भी बताए दो। बार बार मेरे साथी पूछेंगे कि वापस क्यों ली गई। 600 प्लस हमारी दुकानें खुल चुकी थी, टोटल 849 दुकानें खुलनी थी। लेकिन दिल्ली में भाजपा ने बड़ी बड़ी एजेंसियों से, दिल्ली पुलिस से, यहां तक दिल्ली पुलिस से, बड़े नेताओं से उन व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया। वो दुकानें बंद होते होते 400 कुछ रह गई। तो जब वो दुकानें ही सारी बंद हो जाएंगी, दिल्ली सरकार को जो रेवेन्यू आना है वो आएगा ही नहीं। तो क्या ऐसे माहौल में क्या किया जाएगा? इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि पुरानी वाली पॉलिसी लाओ, ताकि जो रेवेन्यू आ रहा था वो तो कम से कम आए। लेकिन आज भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हमने उसे वापस ले लिया। ये हमें प्रेम चौहान जी बता रहे हैं। लेकिन गुरदीप सप्पल जी मेरे साथ में हैं। गुरदीप सप्पल जी जब भी बात रखते हैं थोड़े तथ्यों के साथ रखते हैं। तो गुरदीप जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है। अभी भी प्रेम चौहान जी बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? दिल्ली के इतिहास की सबसे बेस्ट पॉलिसी नहीं, देश की सबसे बेहतर आबकारी नीति लेकर आए थे। और एक भारतीय जनता पार्टी है, इतनी अच्छी नीति को भी इन्होंने जो है खत्म करा दिया। शिकायत किससे है आपकी ज्यादा? आम आदमी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से? गुरदीप जी, सबसे पहले तो जानने में मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से इसी बात में दिलचस्पी है। गुरदीप जी, आप शायद म्यूट हैं। हिमांशु जी, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको सांपनाथ पसंद है या नागनाथ पसंद है जी। तो इस चुनाव में मुझे मत उलझाइए। ये बात सच है कि देश के अंदर हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलता है उसमें एजेंसियों को पीछे लगाया जाता है। जो भी उनकी तरफ चला जाता है उसके सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है ये अलग केस है, और अलग केस है उसके दो तीन वजह हैं। पहली वजह तो जो खुद अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूंगा, वो ठीक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 3-3 बार चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चुनाव जब जीते थे और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो उसका पूरा का पूरा फोकस था करप्शन के अगेंस्ट पे, और पूरा आंदोलन चला था रामलीला मैदान में। आपको याद होगा कि 2G के अंदर करप्शन हुआ है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को लेके यह आरोप लगाया गया था। और आरोप क्या था कि एक नीति बनाई मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिससे कि देश को 2G में काल्पनिक नुकसान हुआ। काल्पनिक नुकसान को अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके साथियों ने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का प्रमाण माना था, काल्पनिक नुकसान को। यहां पे इनका अपना कैबिनेट नोट ये कहता है कि जो आबकारी नीति ये लेकर आए थे उसमें काल्पनिक नहीं, असली नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट था, 1,993 करोड़ का रेवेन्यू आया। 10,000 करोड़ का टारगेट था। तो ये जो नुकसान है ये काल्पनिक नहीं है। और अगर 2G भ्रष्टाचार का मामला आप बताते रहे तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? पहली बात, यहां पे बार बार ये बात कहते हैं कि इतने ठेके खुले, इतने नहीं खुले। 8 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी को, कोई नई पार्टी नहीं है। 8 साल से तो ये सत्ता में है लगातार।
ये सब चीजें ही तो गवर्नेंस का इशू होती हैं जी। कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपने जिस भी आधार पे पॉलिसी बनाई, अभी तो मैं इस पे आरोप पे जा ही नहीं रहा हूं कि पैसा किसने खाया कहां गया, वो छोड़िए, जी। वो उस पे मैं बाद में आऊंगा। सवाल ये है कि आपकी पार्टी ने वो नीति बनाई जिससे शराब के राजस्व में हानि हुई। देश में पहली बार कोई राज्य ये कह दे कि कभी भी उसको शराब के राजस्व में हानि हुई, और थोड़ी बहुत हानि नहीं हुई, 80% इनके कैबिनेट नोट के हिसाब से हानि हुई है, 80%। तो ये कैसे हो गया? और अगर ये हो गया तो इसकी जांच भी नहीं होगी। अगर ये हो गया तो अरविंद केजरीवाल जो जेब के अंदर पर्चियां लेके घूमते थे और हर व्यक्ति के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, वो अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच होने पे भी कहेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल छपा है, हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जिस दौर में ये फर्जी आरोप लगा रहे थे यूपीए की सरकार में हिमांशु जी, उस दौर में पूरी दुनिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आर्टिकल पे आर्टिकल छापती थी जी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में ये माना गया था कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े विद्वान हैं और देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री माने गए दुनिया के अंदर। ये वो दौर है जब पूरी दुनिया ताली बजा रही थी कि यूपीए सरकार ने 2008-9 के रिसेशन से भारत को कैसे बचा लिया था। उस दौर में गाथा लिखी जा रही थी भारत में सफलता की कि किस तरह से 27 करोड़ लोगों को गरीबी के बाहर ले आए, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाए, किस तरह से मनरेगा लाए। ये तो एक दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं ना। उस वक्त जब पूरी दुनिया भारत के लिए ताली बजा रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने फर्जी मामले उठाकर अपनी राजनीति की, और आज वो कहते हैं कि मेरे पे एक आर्टिकल लिखा गया तो मेरे पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी राजनीति करें? जिस रास्ते पे अरविंद केजरीवाल चले, थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं गुरदीप सपल जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मसले पे कार्रवाई जो कुछ भी हो रही है, आप इसे जायज मानते हैं, नियम अंतर्गत मानते हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर मानते हैं, या आप माननीय प्रेम चौहान जी के साथ हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दावे के साथ हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हैं कि ये सब भाजपा का केंद्रीय एजेंसियों को अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए जो उपक्रम चल रहा है उसी की एक कड़ी है? एक बार फिर निशाने पर लिया गया है, एक बार फिर परेशान किया जा रहा है, सीधे तरीके से नहीं निपट पा रहे हैं तो इस तरीके से निपटाया जा रहा है कहाँ आप? थोड़ा बताइए ना आप स्पष्ट तौर पर। मैंने तो सवाल से बचा ही नहीं हिमांशु जी। मैंने तो कहा, खुद इनका कैबिनेट नोट कहता है 10,000 करोड़ आना चाहिए था, 1,993 करोड़, यानी 2,000 करोड़ भी नहीं आया जी। तो इसकी जांच तो होनी होगी इस देश के अंदर। तो आप मानते हैं कि सही काम हो रहा है? कम से कम एक बार इन 8 साल में केंद्रीय एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं। गुरदीप सपल जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पहली बार देश के अंदर शराब के रेवेन्यू में कमी आई, पहली बार 80% कमी। आप हिमांशु जी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं जी, पूरे देश में कोई एक एग्जांपल बताइए जहां पे शराब के रेवेन्यू। गुरदीप सपल जी थोड़ा सा आप घुमा रहे हैं, कितना रेवेन्यू आता था और कितना रेवेन्यू आया ये होता है नुकसान। कैबिनेट नोट के अंतर्गत एक एज्यूम किया गया था कि हम ये पॉलिसी लाएंगे, इस पॉलिसी से तकरीबन 10,000 करोड़ कमाएंगे, उतना रेवेन्यू नहीं आया, उतनी अवधि तक तो पूरी पॉलिसी चल भी नहीं पाई, उतनी दुकानें खुल भी नहीं पाई। तो चूंकि एक आकलन था, उस आकलन तक नहीं पहुंचे तो आपने कह दिया कि नुकसान हो गया, देश में पहली बार हो गया। थोड़ा जाते नहीं कर रहे आप प्रेम जी के साथ में और उनकी पार्टी के साथ में? आपने पूरी बात नहीं करी। आकलन 10,000 करोड़ का छोड़ दीजिए जी, इसके पहले साल तो 6,000 करोड़ आया था जी, वो तो असली रेवेन्यू था जी। वो 6,000 करोड़ 2000 में कैसे कन्वर्ट हुआ जी, ये तो ये बताएंगे। ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो असली वाला है ना, आकलन भी छोड़ दीजिए जी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के पास पैसा कहां से आता है जी? पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, अभी इस साल 3 राज्यों में चुनाव लड़ा जी, पिछले साल चुनाव लड़ा, उसके पहले लोकसभा लड़ा। आपको मालूम है उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है हिमांशु जी पिछले 4 साल में? जी 10 करोड़, अगले साल 19 करोड़, उसके अगले साल 49 करोड़ और पिछले साल 17 करोड़ जी। 10 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, 50 करोड़ इनकम टैक्स देने वाली पार्टी पूरी देश में सबसे ज्यादा पब्लिसिटी करने वाली पार्टी कैसे बन गई? सारे चुनाव ये 19 करोड़ में लड़ रहे हैं, 17 करोड़ में पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। ये पैसा, ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, जिसकी की पूरे के पूरे देश में पोस्टर सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं, आम आदमी पार्टी की भी लगते हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ती है, वो उसकी कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के कहां लगते हैं? दिल्ली सरकार के लगते हैं। दिल्ली सरकार के पोस्टर को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, कमाल हो गया। बहरहाल मैं गुरदीप सप्पल जी के सवालों को जिंदा रखता हूं,
नेहा शालिनी दुआ जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन प्रेम चौहान जी बार बार परेशान हो रहे थे। गुरदीप सप्पल जी लगातार शॉट पर शॉट लगा रहे थे। जी प्रेम जी, क्यों बेचैन हो गए आप गुरदीप सप्पल जी की बातें सुन के? मैं आ रहा हूं शालिनी जी, बस आपकी बात सुनूंगा अब। जी प्रेम जी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्पल जी शायद, जैसे आप कह रहे थे कि वो तथ्यों के साथ बात करते हैं, आज बिना तथ्यों के साथ वो यहाँ पर आ गए हैं। जी मतलब ये सीबीआई रेड कोई पहली बार नहीं हुई आम आदमी पार्टी पे। जी इससे पहले 7-8 बार हो चुकी है। जी सचिवालय में हो चुकी है, सीएम के घर हो चुकी है, डिप्टी सीएम के घर हो चुकी है, तो कोई नई तो हुई नहीं है, पहली बार हुई हो। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी मेरी भाजपा की साथी है, वो भी यही बात कहेंगी। हम सीबीआई जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हमने सबसे पहले ट्वीट किया है कि हम स्वागत कर रहे हैं, और आज भी कह रहे हैं सीबीआई जांच का पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर शराब नीति, आबकारी नीति अगर मुद्दा होती तो शायद गुजरात से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। और भी बहुत जगह है जहां पर शराब की गड़बड़ी है, तो फिर जाके आप स्वागत क्यों कर रहे हैं? मतलब आप दोहरा चरित्र कर रहे हैं। शराब के संदर्भ में थी तो गुजरात से होनी चाहिए थी, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम तो स्वागत कर रहे हैं, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। दोनों बात में विरोधाभास है, थोड़ा विचार कीजिएगा आप खड़े कहां हैं। लेकिन मैं अभी नेहा जी के पास चलना चाहता हूं और नेहा जी से समझना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को लगता है, दिल्ली सरकार को लगता है, दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाने में आप नाकाम रहते हैं, तो अब इस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अपने ही नियुक्त गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट मंगाते हैं, उसी पर जांच बैठाते हैं और उसके बाद चुन चुनकर निशाने पर ले आते हैं। क्या कहती है नेहा जी? जी हिमांशु जी, पहले तो मैं आराम से सुन रही थी आम आदमी पार्टी की बात। एक ही बात वो दोहरा रहे हैं बार बार। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से हो रही है, मैं यही देख रही, चाहे नहीं सिसोदिया हो, चाहे उनके कोई और हो, जितने भी इनके नेता सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ओ हो हमारी न्यूयॉर्क टाइम में हमारी फोटो क्या आ गई, हमारे मॉडल की तारीफ क्या होगी, बीजेपी जल गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार ऐसा दिखाना क्या चाह रहे हैं, इनकी किस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं ये? 31 स्कूल दिल्ली के अंदर बंद करे सरकारी स्कूल, इस चीज की तारीफ हो रही है क्या? या फिर दिल्ली से साइंस का सब्जेक्ट हटा दिया, इस चीज की तारीफ हो रही है? कुछ ज्ञान लेके बैठे कीजिए। आप बाद में पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा ले, जिससे कि उनको भी पता चले कि दिल्ली की जनता को और बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। बार बार आपके विज्ञापनों में आप कितना पैसा खर्चते हैं, ये दिल्ली की जनता क्या पूरे देश की जनता जान चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम का जो लेखक है, जिसने ये पूरा मतलब संपादक है, जिसने ये लिखा है आर्टिकल, वो कौन है? करणदीप सिंह। और वो कौन है? वो दिल्ली का फ्रीलांसर एक क्या कहते हैं पत्रकार है, और वो बहुत सारी आम आदमी पार्टी की फंक्शंस में आता भी है। तो ये बात कहना, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया होता ना, आपका अच्छा मॉडल होता तो हम भी तारीफ करते, लेकिन झूठी तारीफ, टिकाऊ तारीफ कराना ये गलत है। 31 स्कूल दिल्ली से ये आरटी लगा के आरटीआई से पता लगा है 31 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, सरकारी स्कूल। इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे और कहेंगे हमारी शिक्षा का मॉडल। अरे भाई, शिक्षा का मॉडल होता है कोई स्कूल बनाओ या कुछ अच्छा सब्जेक्ट लेके आओ। ये तो ना साइंस भी हटा दो, क्योंकि इनको दिल्ली के बच्चे लगता है ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसलिए इन्होंने काफी ज्यादा जितने सरकारी स्कूल दिल्ली में है उनमें से साइंस सब्जेक्ट भी गायब कर दिया। अब मुझे ये बताएं, क्या इनको दिल्ली वालों पे कोई भरोसा नहीं है? तो ये तो अपनी झूठी तारीफ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले जो काम करते हैं ना, कि इनका करणदीप सिंह एक आर्टिकल लिखता है न्यूयॉर्क टाइम में और साथ में खलीजा, सेम न्यूज़पेपर में सेम चीज छपती है, और जिस स्कूल का मॉडल दिखाया जाता है वो भी प्राइवेट स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। कम से कम नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर आम आदमी पार्टी नकल भी अकल से करती तो मुझे लगता है ज्यादा कामयाब रहती, पर नहीं। इन लोगों को तो सिर्फ हो हल्ला करना है, सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, सिर्फ विज्ञापन करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी मांशु जी कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी अपना विज्ञापन करती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तभी तो हम उनको, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली वाले उनको विज्ञापन मंत्री बोलते हैं, अपना मुख्यमंत्री नहीं बोलते, और खुद भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, आप देखेंगे पीछे सिंगापुर जाने के लिए इतने ज्यादा बेचैन हो उठे थे हमारे मुख्यमंत्री और विज्ञापन मंत्री जी, कि उनको इतनी भी समझ नहीं रही कि वहां पर मेयर जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं भाई, लेकिन उनको यही नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था मुझे नहीं जाने दिया जा रहा, केंद्र सरकार मुझे रोक रही है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी,
उर्फ विज्ञापन मंत्री जी, कुछ तो ज्ञान प्राप्त कीजिए कि वहां जो मीटिंग थी, जो भी शिक्षा मॉडल पे थी या किसी के ऊपर भी थी, वहां सिर्फ मेयर की मीटिंग थी। आप वहां क्या करने जा रहे थे? और लेकिन इन्होंने शोर हल्ला मचा दिया। फिर 300 जो इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से दिल्ली सरकार को दी गई, उसमें हरी झंडी दिखा के ऐसे लहरा रहे थे वो झंडे कि जैसे इन्होंने ही वो इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करी हैं। आपने 8 साल में कितनी बसें लॉन्च की? आप तो ये कह के आए थे हम 1000 करेंगे, 300 भी हमने दी। आपने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया? कुछ नहीं थोड़ा किया। अपन मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा है शराब, शराब की नीति। प्रेम चौहान जी की पार्टी, प्रेम चौहान जी की पार्टी के मुखिया, सबका कहना है कि हमने देश की सबसे बेहतर आबकारी नीति बनाई थी, पर केंद्र सरकार का दुराग्रह है। उस दुराग्रह के चलते उस नीति को ठीक तरीके से लागू नहीं करने दिया। और इतना ही नहीं, चूंकि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, दिल्ली से निकलकर देश में विश्वास पैदा हो रहा है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुजरात में, हिमाचल में एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आप उसे वैसे तो रोक नहीं पा रहे, तो ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आरोप है। क्या इसके संदर्भ में आपके पास कोई तथ्य और तर्क है जिससे लगे कि प्रेम जी और उनकी पार्टी गलत बयानी कर रही है? बिल्कुल हिमांशु जी, एक बात मुझे बताएं, इन्होंने अभी 14 अगस्त को, अभी ताजी बातें मैं बताती हूँ कि कितना जनता इनको पसंद करती है। 14 अगस्त को हम विभीषिका दिवस मनाते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं दुख हुआ था, विभाजन हुआ था देश का और क्या लोगों ने सहा था। इन्होंने 15 अगस्त की जगह 14 को ही 15 अगस्त मान के कहा, सबसे आह्वान किया कि हमारे साथ आओ, गाओ, जन गण मन। कितने लोग जुड़े? और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के घर घर तिरंगा अभियान से कितने लोग जुड़े? तो प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से डरते हैं, घबराते हैं, इतना थर-थर कांपते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आता। उसी चक्कर में उलट पुलट बयानबाजियां करते रहते हैं। यही रीजन है कि आज इनकी लोकप्रियता कम हो रही है, इन्हें लोग नहीं पसंद कर रहे। मैं एतबार कैसे करूं नेहा जी? लगातार चुनाव हो रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के तमाम बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, आप मुकाबले तक में नहीं दिखते हैं। देश के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी और दिल्ली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी लगभग एक स्थिति को प्राप्त हुए दिखते हैं। दहाई तक नहीं पहुंच पा रहे आप लगातार 2 चुनाव में। इसके बाद इन्हें खारिज कर रहे, जनता इन्हें पसंद नहीं करती, जनता इनको चाहती नहीं है। पंजाब में देखा, आप बगल में खड़े होने लायक भी नहीं रहे। कैसे मान लें? आपकी बात वाकई जायज है। कैसे नहीं मानो? पंजाब में अगर ये जीते हैं तो अपने खालिस्तानी मित्रों की वजह से जीते हैं। और खालिस्तानी कौन है? कॉन्टी चड्डा जैसे लोग जिनको शराब माफिया कहा जाता है, उनसे पैसे लेके तभी तो दिल्ली में आवाकरी नीति लाए थे और उसको फिर वापस पॉलिसी को ले लिया। दूसरा, इनका खाता तक नहीं खुला था यूपी में। गोवा में क्या सीटें आई ये भी ये जानते हैं। अरुणाचल में क्या इनका हाल हुआ ये भी सबको पता है। उत्तराखंड में लोगों ने जूते मारे ये भी लोगों को पता है। तो ये हमारा मुकाबला तो कर नहीं सकते। आपने दिल्ली को लेकर कुछ भी नहीं कहा, सब जगह कहां इन्हें कितना पीटा गया सब बताया, पर दिल्ली में क्या हुआ थोड़ा इस पे भी तो रोशनी दीजिए ना शालिनी जी। ऐसी क्या नाराजगी आपकी? जिस दिल्ली में आप रहती हैं उस दिल्ली की जनता के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा आपने। बोलूंगी मैं बोल रही हूँ, दिल्ली की जनता को अभी तक इन्होंने विज्ञापन दिखाए, इस वजह से जनता बहक गई। अब की बार इलेक्शन आएंगे ना, वो इनको अच्छा वाला जवाब दे देंगे, क्योंकि विज्ञापन मंत्री का नाम ही अब विज्ञापन मंत्री है। और दिल्ली की जनता बहक गई विज्ञापन में, ऐसा नेहा शालिनी दुबा जी का आकलन है। प्रेम चौहान जी हस्तक्षेप कर जा रहे, पर प्रेम चौहान जी थोड़ी देर रुकते हैं। हमारे पास निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार देश के राजकुमार सिंह जी हैं, थोड़ा उनकी दृष्टि भी तो देखें। आप तीनों पार्टियों के संदर्भ में किस दृष्टि से देख रहे हैं इस पूरे खेल को? वाकई शुचिता की बात करने वाले गले तक डूब गए हैं भ्रष्टाचार में, इस बात के साथ में हैं, या कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी खोई हुई जमीन देख रही है इसके साथ में है, या भारतीय जनता पार्टी एक साहसिक तरीके से काम करती आ रही है, केंद्र सरकार साहसिक तरीके से काम करती आ रही है, उस रूप में देख रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल वाकई चुनौती बन गए हैं तो इसलिए उनकी गर्दन उतार देने के सिलसिले के अभियान के तौर पर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं राजकुमार जी? हिमांशु जी, पहले 2 विरोधाभासों की बात करूंगा मैं जी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को अन्ना हजारे का चेला कहते थे, आपको याद होगा जी, रामलीला मैदान में जब आंदोलन चला जी, और अन्ना हजारे मद्य निषेध के समर्थक हैं प्रबल जी। तो उनके चेले की सरकार
आबकारी नीति से राजस्व की प्राप्ति को लेकर ज्यादा चिंतित है बजाय शराबबंदी और देश की या दिल्ली की सेहत की। जी एक ये विरोधाभास, मैं जी समर्थन नहीं कर रहा कि क्या होना चाहिए, वो तो ये फैसला करें। जी दूसरा, 2012-13 में जब ये अन्ना आंदोलन का दौर चल रहा था तब, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तब, अरविंद केजरीवाल, जिसका जिक्र गुरदीप सप्पल जी भी कर रहे थे, जी तमाम राजनीतिक दलों के भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी करते थे। जी अब हालत यह है कि पिछले 8 साल में लगभग दर्जन भर आम आदमी पार्टी के नेता, जिनमें मंत्री भी शामिल है, विधायक भी शामिल है, तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए। जी दोषी साबित हुए कि नहीं हुए बात के बाद, यह विरोधाभास है आचरण का। जी लेकिन मनीष सिसोदिया का मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि आम आदमी पार्टी के कोई सामान्य नेता नहीं है, जी दिल्ली के आम मंत्री नहीं है, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की छाया है। जी उन पर, उनके घर पर सीबीआई की रेड होना, इसकी अटकल है। ये बात सही है कि मीडिया सर्कल्स में और राजनीतिक गलियारों में पिछले लगभग 1 महीने से चल रही थी जी कि शराब घोटाले की जो चर्चा है उसकी आंच कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया तक पहुंचेगी, जो कल पहुंच गई। जी अब सवाल आता है कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बन गई है, या भाजपा सरकार कितनी साहसिक कार्रवाई कर रही है। ईमानदारी की बात यह है, निष्पक्षता की बात करें, कि आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से दिल्ली में अपने आप को साबित किया है, स्थापित किया है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जी नेहा सालिनी दुआ कह सकती हैं कि लोगों को बहका दिया विज्ञापन देके। देश के मतदाता, चाहे वो दिल्ली के मतदाता हो या बाकी राज्यों के हो, उनके विवेक पर सवाल मत उठाइए। उन्हीं मतदाताओं ने भाजपा को भी चुना है, उन्हीं मतदाताओं ने दशकों तक कांग्रेस को भी चुना है, और पिछले 3 बार से आपको भी चुना है। तो आम आदमी पार्टी के वादों पर दिल्ली वालों ने भरोसा किया, उनको मत दिया। पंजाब के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को चुना। आप कह दें कि खालिस्तानियों के समर्थन से, मुझे लगता बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। आरोप लगते रहे कि कुछ इस तरह के तत्वों के साथ आपके नेताओं की, उम्मीदवारों की साठगांठ रही है, सहानुभूति रही है, लेकिन अब पूरे जनादेश को खालिस्तानी समर्थकों की देन बता दे, तो मुझे लगता है पंजाब जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य के संदर्भ में इस तरह की गैर जिम्मेदार टिप्पणी किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए। जी अब सवाल आता है कि सांच को आंच नहीं, तो जांच से डर कैसा है। जी मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ लोग आए थे, कुछ फाइलें ले गए हैं, पूरा सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कुछ मिला नहीं। मनीष सिसोदिया सही बोल रहे हैं कि संजय सिंह सच बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिकरण हो रहा है सिस्टम का, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि हमारे राजनीति में कोई सिस्टम बन पाया हो ना बन पाया हो, सिस्टम में राजनीति ऊपर से नीचे तक इस तरह घुस गई है कि कोई अच्छा काम हो, बुरा काम हो, उस पर सवाल जरूर उठता है। मेरा एक सवाल आपने आपसे डॉक्टर राजकुमार जी, रामदेव- थोड़ा आकलन को लेकर है। आपने सारी बात कही, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई आई, कुछ फाइल ले गई, ऐसा सिसोदिया जी ने बताया। पर सिसोदिया जी ने आज ये भी बताया 3-4 दिन में मुझे भी ले जाएंगे। उनके इस आकलन, उनकी इस उम्मीद के कितने साथ खड़े हैं राजकुमार सिंह जी? क्या देख रहे हैं? सीबीआई ले जाएगी, ईडी ले जाएगी, या भी छोड़ देगी? मुझे लगता है रास्ता वही है जी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स अभी बताए गए हैं, हम ये नहीं कह रहे आए हैं, जी जो बताए जा रहे हैं, और जी जिस तरह की ट्रेल जोड़ी जा रही है चीजों की, जी तो कहीं ना कहीं जांच की आंच मनीष सिसोदिया तक पहुंचेगी और उसकी गिरफ्त में होंगे। आपने डॉक्टर रामानंद लोहिया की टिप्पणी का जिक्र किया था जी कि जिस तरह का नेक्सस देश में बन गया और जिसकी उन्होंने 5 दशक पहले कल्पना की थी, जी आपने कहा सुधार, चौतरफा पतन देख रहे हैं हम तो पिछले 4-5 दशक में। जी तो ये चिंता का विषय होना चाहिए हर राजनीतिक दल का और हर जिम्मेदार नागरिक का। जहां तक सवाल है जांच पड़ताल का, राजनीतिक प्रतिशोध का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का, जी पहली बार नहीं हो रहा है। गुरदीप सप्पल जी को याद होगा, सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया था, कई साल पहले कहा गया था। तो इन एजेंसियों की साख पर सवाल बहुत पहले से है, लेकिन इन एजेंसियों की साख पर सवाल उठने की दूसरी वजह भी है। जी कन्विक्शन रेट चाहे सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो जी बहुत कम है।
क्यों कम है? इसकी जिम्मेदारी इसकी है, जांच एजेंसियों की भी है, और जो उस दिन की मामले दर्ज तो हो जाते हैं पर उसमें लोग दोषी नहीं पाए जाते हैं। इसके संदर्भ में राजकुमार सिंह जी इंगित कर रहे हैं। प्रेम चौहान जी के पास जाना है और प्रेम चौहान जी आपसे थोड़ा विस्तार से बात करनी है, इसलिए जिम्मेदारी बनती है एक बार गुरदीप सप्पल जी के हस्तक्षेप को सुन लो। जी गुरदीप जी, किसके बातों से असहमत हो रहे हैं आप, शालिनी जी की, राजकुमार जी की या प्रेम जी की? नहीं, असहमत नहीं हो रहा हूँ जी। मैं दो शब्द जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं जी कि भगत सिंह के अनुयायी हैं और कट्टर ईमानदार हैं, जी उस पर मुझे लगता है थोड़ा बोलने की जरूरत है। जी। ये जो कट्टर ईमानदारी के तमगे वाली सरकार है, और आप भी कहते हैं दिल्ली में जीते, यहाँ जीते, तो उसकी सच्चाई भी सामने आ जाए आपके दर्शकों की। जी। ये विज्ञापन की सरकार हम क्यों बोलते हैं? मैं जी। केवल दो स्कीम बताऊंगा आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की। एक स्कीम थी पराली जलाने के लिए, किसानों को मुआवजा देने के लिए। जी। कुल स्कीम में जो किसानों को पैसा दिया गया वो दिया 68 लाख, 68 लाख। जी। और उसका विज्ञापन का बिल आया 23 करोड़। अब जी। अगर मुझे बता दें प्रेम चौहान जी गलत है तो मैं मान जाऊंगा। दूसरी स्कीम इन्होंने शुरू की कि छात्र छात्राओं को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप। जी। कुल उस स्कीम को एडवर्टाइज करने में खर्चा किया 19 करोड़ और स्कॉलरशिप बांटी 20 लाख रुपए की। 20 लाख की स्कॉलरशिप, 19 करोड़ का पब्लिसिटी, 68 करोड़ की मुआवजा, 23 करोड़ की पब्लिसिटी। प्रेम चौहान जी, मैं आपको एक बात के लिए बधाई देता हूं, और बधाई इस बात के लिए देता हूं कि तकरीबन 30-32 साल का मेरा पत्रकारिता जीवन हो गया, मैं तरस गया कि कभी किसी मसले पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ खड़े दिखाई दें। किसी मसले पर दिखाई नहीं दिए। आप ही ऐसे कमाल के शख्स हुए हैं कि दोनों दल के सम्मानीय प्रवक्ता एक राय होकर एक सुर में बोल रहे हैं। देश के तमाम गंभीर मसले हुए, कभी साथ नहीं दिखे। लेकिन शालिनी जी ने कहा विज्ञापन की सरकार, गुरदीप सप्पल जी ने भी कहा हम भी इसे विज्ञापन की सरकार कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि देश के दो बड़े राजनीतिक दलों को आपने एक साथ कर दिया, कमाल है आप। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, राजकुमार सिंह जी ने एक मूलभूत मुद्दे पर ध्यान दिलाया। कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई आपको? कुछ लज्जा नहीं आई? कुछ अपने आप में आपको लगा नहीं कि हम क्या कर रहे थे? आबकारी राजस्व में वृद्धि के लिए एक नीति हमने बनाई, रेवेन्यू जुटाएंगे, यानी दिल्ली की जनता को हम बेवड़ा बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार की भाषा अनुराग ठाकुर बोल रहे थे। राजकुमार सिंह जी ने इंगित किया, देश बदलने चले थे, खुद को कहां तक बदल दिया आप? कुछ कहेंगे इस पर? नीति में घोटाले की बात तो दूर जाने दीजिए, ये आबकारी से पैसा कमाने का जो चक्कर आपने शुरू करना चाहा, इसको लेकर आज कोई लज्जा है आपको? जो आपने कहा कि मैं शर्म आनी चाहिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या है बताता हूँ आपको जी। दिल्ली में 849 पहले ठेके हुआ करते थे, सरकारी और प्राइवेट मिला के जी। अब वो 800 ठेके जो थे, 849 जो ठेके थे, किसी जगह एक वार्ड में कहीं 17 थे, कहीं 10 थे। हमने दिल्ली के कई मॉल ऐसे देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जहां पर 5-5, 6-6 दुकानें एक साथ थी। अब होता ये था, जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, जहां पर ठेके नहीं थे, वहां पर इलीगल जिससे लोग मरते हैं, जैसे गुजरात में लोग मरे हैं ना, वो दारू बिकती थी। तो ये पॉलिसी कहती थी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर तरीके से सारी जगह हो, ताकि क्वालिटी जो वाइन है वो सब तक पहुंचे, ताकि लोग गलत दारू न पिए। दारू तो पी रहे हैं लोग, खराब शराब पी रहे हैं, अच्छी शराब पी रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन दारू पी रहे हैं सारे लोग। एक बात तो ये है जिस पे आपने कहा। दूसरी बात मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले तक जो सीबीआई थी वो बहुत बेहतर काम करती थी इनकी नजर में। तब बीजेपी वाले रोते थे कि ये देखो तोता है, काटता है, ये है वो है। उसके बाद सीबीआई कांग्रेस की नजर में खराब हो गई और बीजेपी की नजर में बहुत अच्छी हो गई। पी चिदंबरम जी ने इस तोते को काटना सिखाया था और आज उसके काटे हुए वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को। आपको इस समय इन लोगों के खिलाफ खड़े होने चाहिए, लेकिन आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, मेरी बहन के लिए मैं जवाब बहुत जरूरी देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि अपना ज्ञान बढ़ा के आइए। ज्ञान में ये बताना चाहता हूँ मेरी बहन कि पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कहना बंद करो, क्योंकि 4 लोगों से, कुछ लोगों से सरकार नहीं बनती है। पूरे लोग एक तरफा वोट दिया है, उन लोगों का आप खालिस्तानी कह के आप गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के लोगों को बार-बार आप मूर्ख की उपाधि दे रहे हैं। दिल्ली के लोग मूर्ख नहीं है, 3-3 बार अगर जिता के ला रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट हो रहा है, फिर आप भी बोलना, ठीक है? अभी कोई नहीं बोल रहा, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है प्रेम जी, निश्चिंत रहिए। खालिस में अगर आप कोई खबर छपी और सेम खबर का बयान दे रहे हैं ये, तो सर आप इन्हें बेहतर समझा देंगे कि न्यूयॉर्क टाइम का करार है कई सारी अखबार एजेंसी से कि उनकी सेम जो खबर होती है उनको वो छापते हैं, उसमें बाकायदा आर्टिकल में सारा कुछ सेम है, जो रिपोर्टर है वो भी सेम है। रही बात, रिपोर्टर अगर हमारे साथ आया है
पार्टी के साथ कहीं आपको दिखा है तो सारी पार्टियां उनके लिए बैठ चाय पानी का इंतजाम करती है, समय समय पे मिलते हैं। पर मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं माननीय प्रेम चौहान जी, आपके अरविंद केजरीवाल जी की समझ को हुआ क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर 18 तारीख को छपती है, राज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल जांच के संदर्भ में निर्देश तकरीबन 1 महीने पहले दे चुके हैं, मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दे चुके हैं, एफआईआर 17 तारीख को दर्ज हो रही है, फिर भी आपके माननीय सर्वोच्च नेता बता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई, हमारी छाती फट गई यहां पर बैठे हुए लोगों की, इसलिए ये सब कुछ हो गया। समझ नहीं पा रहा, 1 महीने पहले दी हुई रिपोर्ट के संदर्भ में अभी छपी हुई खबर आधार कैसे बन गई? थोड़ा मुझे ये समझाएं, क्या आने वाले समय में न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबर छपनी, इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार हो गई थी, या आपको वाकई लग रहा है कि आपको नए सिरे से तर्क जुटाने की जरूरत है? शिक्षा के क्षेत्र में काम बेहतर करने की ढाल के आधार पर शराब की संदर्भ में किए गए गोलमाल को नहीं छुपाया जा सकता। आप किसी हत्या के संदर्भ में अपने आरोपों को इस आधार पर झुटलाना चाहें कि मैं वहां पर कपड़े बांटा करता था, कंबल बांटता था, गरीब को खाना खिलाया करता था, इसलिए मेरे संदर्भ में हत्या का मामला दर्ज हो गया, क्या इस तर्क को स्वीकार करेगा? शिक्षा के क्षेत्र में काम अलग बात, और शराब के मसले में नियमों से बाहर जाकर काम, कुछ व्यापारियों को अनुचित लाभ, अवैध रूप से पैसे की उगाही, ये सारे आरोप हैं। आबकारी नीति थी, सक्षम व्यवस्था के तहत अनुमोदन कराने के स्थान पर अपने स्तर पर ही बदलाव कर दिए गए, ये आधार है और इसके तहत मामले की कार्रवाई है। आशंका है 1 या 2 दिन में ईडी भी एंटर हो सकती है, क्योंकि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें ईडी के हस्तक्षेप का पूरा मसला है। प्रेम जी कुछ चिंतित हैं अपने नेताओं के भविष्य को लेकर? सत्येंद्र जैन के बगल में किस कमरे में दिखाई देंगे, इस बात की कोई चिंता विंता है कि नहीं है? और आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है कि क्या जेल में ही मंत्री के पद पर बने रहेंगे, या कोई शुचिता का उदाहरण जैसा आपका दावा था, हम भारतीय राजनीति में नए प्रतिमान गढ़ेंगे? ये देश में प्रतिमान कांग्रेस ने दिया था। एक रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, हम उसकी मिसाल देते हैं। अब आप दूसरी मिसाल दे रहे हैं। लोग 6-6 महीने 4-4 महीने से जेल में बंद रहते हैं, पर माननीय मंत्री रहते हैं। समझ नहीं पाते आप, क्या प्रतिमान गढ़ने चले थे, क्या प्रतिमान गढ़ रहे हैं? देखिए, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल पाक-साफ हैं इस मामले में। इस पूरी पॉलिसी में अगर कोई कमी नजर आएगी, कहीं दिक्कत आएगी, तो वो सिर्फ एक ही आएगी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उस पॉलिसी में जो हेरफेर करी, सिर्फ और सिर्फ वो दिक्कत आएगी उसमें। अदरवाइज कहीं कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ी नजर नहीं आएगी आपको। मैं चैलेंज करके आज इनके अपने जो मेरे साथी बैठे हुए हैं एंकर सबको, जो जो वक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी आंच नहीं आने वाली आम आदमी पार्टी पे। रही बात रोकने की कि हम तर्क कुछ दे रहे हैं, बात कुछ और चल रही है, ये तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आबकारी नीति कोई मुद्दा है नहीं दिल्ली में। जो मुद्दा है असली वो ये है कि अरविंद केजरीवाल नाम की जो आंधी है, जो गुजरात में इनको परेशान कर रही है, जो हिमाचल में इनको परेशान कर रही है। अनुराग ठाकुर ही क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल इनके हाथ से जा रहा है, इनको डर है उसका। गुजरात में हम जाके बहुत बेहतर कर रहे हैं, इनको इसका डर है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो हिमाचल और गुजरात में आप आ रहे हैं, इसलिए यहां पर रोके जा रहे हैं, ये बात हमें माननीय प्रेम चौहान बता रहे हैं। मुझे जाना है गुरदीप सप्पल जी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि शालिनी जी से सुनना चाहिए। शालिनी जी, कितना क्यों घबरा गए आप, इतना क्यों डर गए, इतना क्यों सहम गए? अरे आ रहे हैं तो आने दीजिए, आपके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, इस रास्ते से क्यों रोक रहे हैं? देखिए, ये तो उत्तराखंड की बारी भी यही कहते थे, ये तो यूपी की बारी भी यही कहते थे कि हमसे घबरा रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। फिर जीरो किसके आए हैं जनता भी जानती है। प्रॉब्लम इनको ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता से डर रहे हैं, घर घर तिरंगा देख के डर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो 15 अगस्त 14 अगस्त को ही मना लिया था, और ये तो घर घर तिरंगा जो लोगों ने लहरा लिया सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। एक बार बताओ नेहा जी, आप बार बार जो है 14 अगस्त को लेके इतना ज्यादा हंगामा कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी तो आह्वान किया था 13 से 15 अगस्त तक मनाइए, उसमें 14 अगस्त नहीं दी गया। तो आपका 14 अगस्त को मनाना देशभक्ति, और अरविंद केजरीवाल का 14 अगस्त को मनाना देशद्रोह, बड़ा अजीब सा मामला है। 13 से 15 क्यों रखा था आपने? 15 से 18 तक रख लेते, क्यों चलाया आपने 13 से 15? उसमें 14 अगस्त आती है, आप भूल गई? नहीं, किसने देशद्रोह कहा है? देशद्रोह आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। आप बैठ के अब आप कुछ भी बोले तो क्या कर सकते हैं? प्रधान संपादक के आप कुछ भी बोल सकते हैं।
अरे आप ही तो अभी 14 अगस्त को लेके गुनाह बता रही हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल हैं, हम विभीषिका दिवस मनाते हैं, और देखिए ये तो 14 अगस्त को मना लिया। अभी आप ही तो बता रही थी। कुछ समझने में हो सकता है मेरी कमी रही हो, आप संशोधित कर दीजिए। बहुत बड़े राजनीतिक दल की बहुत बड़ी प्रवक्ता है आप, क्या दिक्कत है? दिवस होता है, उसको आप 15 दिवस कैसे मना रहे हो? और कितने लोग आपके साथ जुड़े, ये जनता ने जवाब दे दिया था, कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं। दूसरा, आज बार बार न्यूयॉर्क टाइम का जो हवाला देते हैं, वो भी जनता को पता है कि वहाँ के जो भी पत्रकार थे उनको पैसे देके कैसे खरीदा गया। अब तीसरी बात ये रही, 13 स्कूल बंद करने का इनका शिक्षा का अच्छा मॉडल है। मैं इस पे आपसे टिप्पणी चाहूंगा शालिनी जी, इतना आसानी से कह के आप निकलेंगे नहीं। क्या आप मानती हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर पहले पेज पर पैसे देकर छपवा ली जाती है? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मौके आए हैं जिसमें हमने देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को भी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में, अखबारों में बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा है। आपका आज का कहा हुआ बयान आने वाले समय में नजीर बन सकता है खिलाफत के संदर्भ में। आप वाकई संजीदा है अपने इस आरोप के संदर्भ में? क्या आप मानती हैं कि दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित समाचार पत्र की श्रेणी में शामिल किया जाने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर खबर पैसे देकर छपवाई जा सकती है? पेज पे खबर जिस पत्रकार से छपाई गई है, वो इत्तेफाकन दिल्ली का रहने वाला, वो इत्तेफाकन इनकी पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो इत्तेफाकन इनकी पार्टी के बहुत सारे प्रोग्राम्स पे आता है, इनके साथ इनकी जिसे कहते हैं, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा नेहा जी, आपकी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का मौका मिलता है, गुरदीप सप्पल जी की पार्टी में भी जाने का मौका मिलता है। अभी आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में ऐसा विस्तार नहीं है तो बहुत सहयोग नहीं लगा है, तो आने वाले समय में मुझे भी इसी श्रेणी में देखा जाता है। मैं डरने लगा आपकी इस टिप्पणी के आधार पर। लेकिन मैं गुरदीप सप्पल जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मसले पर आपको नहीं लगता है कि एक प्रतिमान गढ़ने का मौका था आम आदमी के पार्टी के पास, वो चूक रहे हैं? मनीष सिसोदिया अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते थे, एक मिसाल दे सकते थे। हमने लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में वो दौर देखा जब हवाला घोटाले में उनके नाम को शामिल बताया गया। उन्होंने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि ये भी कहा कि अब इस संसद में कदम तब रखूंगा जब पाक साफ होकर निकलूंगा। शास्त्री जी का हवाला दिया। ये लोग तो बताने चले थे हम लोगों को कि ये शुचिता के नए प्रतिमान गढ़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता है चूक गए? थोड़ा और बड़प्पन दिखाते, थोड़ी और दिलेरी दिखाते। मनीष सिसोदिया आज ये दावा तो कर रहे हैं कि जेल जाऊंगा, 2-4 दिन में ही मुझे ले जा सकते हैं, डरूंगा नहीं, भगत सिंह का बेटा हूं, भगत सिंह की संतान हूं। पर जो असल साबित करने का मौका था, कहीं ना कहीं चूक गए। अंशु जी, यही क्यों यूपीए के टाइम पे जिस पे भी आरोप लगा, इस्तीफा दिया गया ना जी, कोई भी किसी पे भी आरोप साबित तो नहीं हुआ। फाइनली सबके सब बिल्कुल साफ साबित हुए, सब पे केसेस चले, सब हुआ, लेकिन इस्तीफे हुए थे जी। हम जिस ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे यूपीए को चला रहे थे, जो मानक उस समय गढ़े गए थे, उस समय इन्होंने मजाक उड़ाया और आज ये उल्टा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं, भगत सिंह बार बार बोलते हैं, तो ये भगत सिंह की जो डेफिनेशन है, क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तक की है, ये कपिल मिश्रा तक भी है जो इनकी पार्टी में भगत सिंह थे और अब बीजेपी के अंदर जहर उगलते हैं? या वो सब भगत सिंह थे जो इनके गोवा में और उत्तराखंड में और हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे थे और पार्टी छोड़ के चले गए? वो भी भगत सिंह थे। ये भगत सिंह के नाम का मिसयूज करना बहुत गलत बात है। वो भारत के आइडियल हैं, शहीद आजम हैं, उनको अपने जुर्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। और भगत सिंह की आड़ ले रहे हैं, गलत बात है, ये कहना है गुरदीप सप्पल जी का, और ये अपनी बातों से पलट रहे हैं, ये भी कहना है गुरदीप जी। गुरदीप जी, आप कुछ और बात कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरी बातचीत के लिए राजकुमार जी के पास जाना चाहता हूं जी। अच्छी शिक्षा की उपलब्धियों के पीछे मत छुपिए। यहां पे मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, 2 मिनट में आप मुझे मौका दीजिए, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी झूठ बोला गया कि 2014 में 89% रिजल्ट था और अब 100% हो गया। 2013 में तो शीला जी की सरकार चली गई थी, तब का सच नहीं बताया। तब हिमांशु जी रिजल्ट सरकारी स्कूल के अंदर 99.45% था, उसके पहले 99.23% था, उसके पहले 99.0% था, जो इनके टाइम पे 89%, 82%, 68% रह गया। ये इस बात को छुपा गए। इस बात को छुपा जाते हैं कि शीला जी के टाइम पे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में 50% का फर्क था
और उनके कार्यकाल के अंत तक आते आते सरकारी स्कूल बेटर हो गए रिजल्ट के अंदर। इस बात को क्यों छुपाते हैं? इस बात को ये क्यों छुपाते हैं? ये सवाल गुरदीप सप्पल जी का है, पर हम तो ये नहीं समझ पाते। शीला जी ने इतना बेहतर काम किया था दिल्ली में, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। उस दिल्ली में कांग्रेस आजकल 1, 2 या 3 सीट भी क्यों नहीं जीत पाती है? गुरदीप सप्पल जी, इस पर भी कभी विचार जरूर कीजिएगा। मैं जरूर आपसे आग्रह करना चाहूंगा। लेकिन मैं अब राजकुमार सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आखिरी टिप्पणी लेनी है। और कुल मिलाकर राजकुमार सिंह जी, आपसे बतौर पत्रकार जानना चाहता हूं, इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी हासिल कर रही है कुछ या गंवा रही है? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। बतौर पत्रकार आपका आकलन, इस मसले को आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हैंडल कर रही है, वो बता रही है शिक्षा के क्षेत्र में काम अच्छा इसलिए ये कार्रवाई है, हेल्थ के सेक्टर में कमाल का काम कर रहे हैं इसलिए ये कार्रवाई है, और शराब नीति तो हमने कमाल की बनाई थी फिर भी ये उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये तरीका, क्या ये तर्क, क्या ये दलील आम आदमी पार्टी की साख को देश में बढ़ा रही है, या आपको लगता है गलत खेल रहे हैं, कुछ और सोचना चाहिए? हिमांशु जी, मेरा मानना यह है कि अच्छे कामों के वो गिना करके या उनको उपलब्धियां गिना करके अब अपनी गलतियों पर, अपने गलत कामों पर पर्दा नहीं डाल सकते जी। आपने अच्छे काम किए हैं, उसका आपको अच्छा परिणाम भी मिला है। दिल्ली के मतदाताओं ने आपको लगातार 3 बार चुना जी। लेकिन उसके चलते आप अपने सरकार के या नेताओं के गलत कामों पर पर्दा डालेंगे, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे जिनमें लिप्त पाए गए उन पर पर्दा डालेंगे, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को नैतिक मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक और पैरोकार पेश करते थे 2012, 13, 14 में जी। तो नैतिक मूल्यों पर प्रवचन देने से काम नहीं चलता, आचरण देखना चाहिए। भगत सिंह का कलर के कपड़े पहनने से या पगड़ी बांध लेने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता। भगत सिंह के जीवन को अपनाइए। बोलो मिला करके ये हो सकता है कि इस तरह की राजनीतिक पोस्चरिंग से कि अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव होगा, भाजपा बनाम आप चुनाव होगा, राजनीतिक तौर पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को कुछ बढ़त मिल जाए कुछ राज्यों में, हालांकि उसकी सीमाएं बहुत स्पष्ट है जी। लेकिन कुल मिलाकर के जो आपने सवाल शुरू में उठाया कार्यक्रम के, जो साख पर सवाल है वो आम आदमी पार्टी के साख पर लगातार गहरे होते जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उस सवालों का जवाब देने से मुंह चुरा रही है। मुंह चुरा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है राजकुमार सिंह जी ने की। तो कुल मिलाकर इस मसले के संदर्भ में इतना तय है कि शराब नीति को लेकर गंभीर किस्म के सवाल उठे हैं, उनके संदर्भ में जो गलतियां हैं उसके संदर्भ में सही जवाब देने की जरूरत है। उन सवालों के उत्तर देने के स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में काम या हेल्थ के क्षेत्र में काम के आधार पर आप ये उम्मीद करें कि दूसरी जगह पर की गई चूकों के संदर्भ में ध्यान नहीं दिया जाए, तो शायद ऐसा विधान और ऐसा प्रावधान अभी देश के कानून में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने शुचिता के जिन मापदंडों का वादा देश के साथ किया था उस पर केवल बयान नहीं बल्कि अमल की अपेक्षा देश रखता है। क्या हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को उस दिशा में अमल करते हुए देखेंगे? इसके संदर्भ में इंतजार करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। कमाल का शेर हमें मिला है। हमारा शेर कहता है कि अरे बातें बहुत कर ली बड़ी बड़ी देश बचाने की, अरे बातें बहुत कर ली बड़ी बड़ी देश बचाने की, पहले इज्जत बचा लें फिर देश देखते हैं। गुलशन सिंह ने क्या कमाल की बात कही थी। वाकई इस समय चुनौती तो हर राजनीतिक दल के सम्मुख साख बिछाने की है। वो अपनी साख बचा लेंगे तो देश शायद अपने आप ही बच जाएगा। देखें ये राजनीतिक दल अपना साख बचाने के लिए कुछ करेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम। बेरोजगार युवाओं के लिए वर्षीय फायर एवं सेफ्टी पाठ्यक्रम में सुनहरा अवसर। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त फायर सेफ्टी डिजास्टर